हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का। जी हां, जो कुछ नहीं पढ़े हैं ना उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। 70 में 70 टारगेट जो कि आपका 1 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है उसके लिए है। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। कोई भी कहीं से अगर डाउट हो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। फोड़ कर नंबर 70 नंबर मिलेगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई ये नंबर छीन नहीं सकता। आप 70 में 70 फिजिक्स में लेके आएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। अभी एक वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैं उन सारे टॉपिक को कवर करूंगा जो कि आपके बोर्ड में 1 मार्च को पूछे जाएंगे। उन सारे टॉपिक वहां पे मैं कवर करवाऊंगा। सारा का सारा मैं यहाँ पे आज कवर करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पेपर हैं। 2019 का पेपर है FG, 2019 का पेपर FE, 2020 का पेपर XX, 2021 का पेपर FS, यानी कि कह सकते हैं हम सारे पेपर लेके आए। यहाँ पे देखिए, ये सेट 1 है, 2022 का है, 346 GA का पेपर है। तो जो जो मैं यहाँ पे वीडियो लेके आ रहा हूँ ना आपके लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिजिक्स का है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूँ जिसे आप पढ़ लेंगे तो आराम से 70 में 70 आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे देखेंगे यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पी के बारे में। इस पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा। आपको ये पेपर अगर तैयार हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि आराम से 20 से 30 नंबर आपको इसी पेपर में से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी यहाँ पे देखेंगे, बहुविकल्पी का सलूशन करेंगे। ये आपका पेपर जो कोड है पिछले साल का है, 2022 का 346 GA पेपर है। कौन सा है? 346 GA पेपर है, ठीक है ना। 346 क्या GA पेपर है ये। यहाँ पे है प्रश्न नंबर पहला का क है, क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस पाई/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। तो परिपथ में वह शक्ति P होगी। तो P का मान कितना होगा? P बराबर E0 I0 अपान √2, या फिर P बराबर E0 I0 अपान 2, या फिर P बराबर E0 I0 √2, या फिर P बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 प्रवाहित है। तो परिपथ के सिरों के बीच लगाया गया जो आपका विद्युत विभव होगा वो क्या होगा? आपका 0 होगा। क्या होगा? आपका 0 होगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। जो 0 केल्विन ताप पर अगर हम बात करें, शुद्ध अर्धचालक का कितना होता है? यह एक चालक होता है, यहाँ पे प्रतिरोध होता है, या शक्ति स्रोत होता है, या विद्युत रोधी होता है। तो यह एक क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। पहले बहुविकल्पी आपको करवा देंगे, उसके बाद हम ऐसे कुछ आपको टॉपिक देंगे जिन्हें आपको पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक ना। इसको तो मैं करवा दूं, कम से कम आपका एक सरदर्द खत्म हो जाए। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस प्रकार अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कूलाम बल, या चुंबकीय बल। तो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण क्या होते हैं? प्रकीर्णित होते हैं। तो आपके कूलाम बल के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? कूलाम बल के द्वारा होते हैं। अंगा यहाँ पे किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त किरणों की आवृत्ति का परास कितना होता है? 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज, या 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, या 3 × 10⁻16 और इसके ऊपर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके क्या है? आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। ये सभी क्या है? आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है? एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहेगा? वेग, आयाम, अनुदैर्ध्य, या आवृत्ति। तो वो क्या रहेगा? आपका आवृत्ति रहेगा। अब ये हो गया।
अब हम बात करेंगे आखिरकार आप 70 में 70 कैसे स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको टिक लगवाने वाला हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी तो फुल सोल्यूशन यार वीडियो आ ही रहा है। एसकेएम स्टडी में हम लोग मिलकर आपको कम से कम 15 प्लस वीडियोस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। और सोचिए बोर्ड तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, बोर्ड तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा, बोर्ड तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। 1 मार्च को 12th फिजिक्स में 70 नंबर आपको फोड़ कर मिलेगा। इसकी टेंशन बिल्कुल भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, डे ब्रागली तरंगदैर्ध्य। डे ब्रागली तरंगदैर्ध्य भाई साहब हर साल आपके बोर्ड में आता है, आप इसे कवर कर लीजिए ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, हम मोटे मोटे तौर पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता, तो आखिरकार वो कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल बिल्कुल आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब ये सोचते हैं कि सर हमें तो न्यूमेरिकल आता नहीं, आखिरकार हम कैसे पढ़ेंगे। हाँ, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है ना। एक आप ये तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष को लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, इसको भी आपको लोग पढ़ लेंगे, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन वाला। उसके बाद आएंगे तो एक ये टॉपिक है भाई साहब, पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफार्मर। जी हाँ, ट्रांसफार्मर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ट्रांसफार्मर आप देखेंगे तो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ऐसा कोई साल ही नहीं आया जिस वर्ष ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही ना गया हो। हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, हर वर्ष। जी हाँ, हर वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। हम उन प्रश्नों को ज़्यादा कवर करेंगे, उन प्रश्नों को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि आपके बोर्ड में आए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपवाह या अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये वाला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेना है। ट्रांसफार्मर वाला पढ़ लीजिएगा, और कौन सा पढ़ना है आपको, अपवाह अनुगमन वेग वाला भी पढ़ लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर देख लेते हैं, और अपवाह और अनुगमन वेग को देख लेते हैं, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी आपको फुल सोल्यूशन भी वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। वो पूरा आधे घंटे की वीडियो रहेगी, और ये सब क्या है, कह सकते हैं आपका है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा कवर मिलेगा। सबसे पहले हम लोग थ्योरी वाले कवर कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वाला आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो थ्योरी वाला देखिए, विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है। यह आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया पेपर है, 2022 में पूछा गया पेपर है। पूरे पिछले साल का मैं पेपर का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। देख लीजिए, पूरे पिछले साल का है ये सब, ठीक है ना। तो इसलिए आप जितने वीडियो हैं सारे वीडियोस को आपको देखना है, सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अधिकतम दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपका वोल्ट मीटर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो आपका वोल्ट मीटर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक याद कर लीजिए, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले एग्जामिनर तो आप सीधा लिखेंगे कि सर जी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। और जो हिंदी है ना, टेंशन ना लीजिए यार, हिंदी तो हम ऐसी खत्म कर देंगे, आपका हिंदी धुआं हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा। ऐसी आप देखेंगे तो कहेंगे अरे सर हिंदी में तो कुछ है ही नहीं है, कतई जहर वाला आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। बस आप पढ़ाई फोकस कीजिए, काम खत्म। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डे ब्रागली वाला मैं बोला था ना। देखिए यहाँ पे डे ब्रागली वाला है, उसको आप देख लीजिए।
डे ब्रागली वाला क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है डे ब्रागली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि डे ब्रागली ऊर्जा के पदों में से व्यक्त करना है। क्या होता है, तो जहां डे ब्रागली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करना है तो इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, के बराबर हाफ mv²। अब जहां के क्या है, गतिज ऊर्जा है आपकी, m क्या है, कण का द्रव्यमान है, ठीक है ना, और v क्या है, कणों का आपका वेग है, v क्या है, आपके कणों का आपका वेग है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, और मैं बात किया था यहाँ पे रदरफोर्ड के अल्फा कण वाला, तो अब देख लीजिए यहाँ पे रदरफोर्ड के अल्फा कण वाला देख लेते हैं हम लोग, एक एक करके सारा कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खंड स वाला है, देख सकते हैं खंड स प्रश्नोत्तर संख्या 3। हम आपके बोर्ड की कॉपी पे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाए जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको नीडेड है, चाहत है कि सर हमें अब बोर्ड में नंबर लेके आना है, कुछ भी हो जाए हमें कम से कम 70 में 65 नंबर तो फिजिक्स में लेके आना है। तो भाई साहब टारगेट बना लीजिए और बिल्कुल आपका बोर्ड में नंबर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण का निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी जब रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले थे, क्या कंक्लूजन निकले थे। तो परमाणु के अंदर अधिकांश खाली स्थान होते हैं, यानी रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होते हैं, अधिकांश खाली स्थान होते हैं, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन हुए स्वर्ण पतले यहाँ पे रहेगा या फिर पत्ते, ठीक ना, से होकर निकल गए, या फिर यहाँ पे परत भी कह सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे पत्थर बोल सकते हैं या फिर परत भी कह सकते हैं, से होकर निकल गए, और कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग देख लेते हैं। इसी में खंड स का प्रश्नोत्तर नंबर 3 का आपका यहाँ पे ख वाला आंसर है, क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हम लोग दोनों साथ में देखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा, आपका आंसर भी मिलेगा। यहाँ पे है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए और इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के क्या क्या गुण होते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं इनके क्या क्या गुण होते हैं। ये तरंगे त्वरित एवं दोलनमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, और तरंग संचरण की दिशा दोनों क्षेत्रों की कंपन दिशाओं के क्या होता है, लंबवत होता है, दोनों दिशाओं क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण वाला देखेंगे, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आपको करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा यार, सारा न्यूमेरिकल आपके एक वीडियो में मिलने वाला है, सारा न्यूमेरिकल आपको एक एक वीडियो में मिलेगा, और ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे ना जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपको जिससे अच्छा नंबर गेन हो सके, केवल हम लोग उसी को टारगेट करेंगे, ताकि आप बोर्ड में जब बैठे ना तो आपको वहाँ पे केवल क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे और आपको कुछ भी ना दिखाई दे, बस बैठे यहाँ तुरंत आंसर मार के तड़ से चले आए, बस वहाँ पे आंसर क्लिक करना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, उसकी टेंशन आपको लेना ही नहीं है कि सर हम कैसे करेंगे, हम सब आपको करवा देंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। ये खंड द है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। यहाँ पे क्या है प्रश्न, प्रकाश व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, यानी प्रकाश व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे जिनके आयाम क्या हो, समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है, और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की जो तीव्रता होती क्या होती है, अधिकतम होती है। और प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम लोग प्रकाश का
व्यतिकरण कहते हैं। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश क्या व्यतिकरण कहा जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्त, अब प्रकाश के व्यतिकरण के कुछ आवश्यक शर्त क्या क्या है? तो दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, तरंग ए और तरंग बी, दोनों तरंगों की आवृत्तियां सबसे पहले क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि वो दोनों तरंग की आवृत्तियां क्या हो? बराबर न हो। अगर दोनों तरंग की आवृत्तियां बराबर नहीं है तो क्या होगा? वह प्रकाश के व्यतिकरण के नियम को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। और जितने भी आपके प्रकाश स्रोत हो क्या हो? बहुत ही संकीर्ण, यानी बहुत ही पतले होने चाहिए। ये सब पॉइंट हैं, आप लिख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ और जो कि आपके बोर्ड में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ट्रांसफार्मर वाला। क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर वाला आप देख लेते हैं। इसी में ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केवल इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल भी करवा लिया जाएगा, अभी हम केवल यहाँ पे थ्योरी को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी संरचना के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले डालेंगे ट्रांसफार्मर। भाई साहब ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा या विभव को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो दृष्ट धारा या विभव में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें दृष्ट धारा और विभव में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर का यहाँ पे आप फिगर बना सकते हैं। एक तरफ मैंने उच्चाई ट्रांसफर बनाया है, एक तरफ क्या बनाया मैंने? उपचाई, यानी कि एक प्राथमिक ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक ये द्वितीयक। अब उच्चाई और अपचाई में अंतर क्या होता है? जब हम ज़्यादा देंगे और हमें कम ऊर्जा मिले, यानी कि 11,000 वोल्ट दे रहे हैं और हम प्राप्त कर रहे हैं केवल 440 वोल्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई, और जब हम लोग 220 वोल्ट दे और दे रहा है हमें कम से कम 2000 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा आपका? उच्चाई। और अपचाई में क्या होता है? जिसमें हम लोग ज़्यादा से कम प्राप्त करते हैं, अपचाई में कम से ज़्यादा प्राप्त करते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एक और था अनुगमन वेग वाला। अनुगमन वेग आप यहाँ पे देख लीजिए, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक एक करके पूरा का पूरा कवर कर लीजिए, देख लीजिएगा भाई साहब। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अपवाह अनुगमन वेग, अपवाह वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध हमें बताना है। तो माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा चालक की लंबाई l है। चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर NaL। चूंकि चालक पर कुल आवेश q बराबर Na है और q बराबर NaL इंटू E लगने वाला बल है, ठीक है ना। और इस पर समय क्या है आपका? 1 सेकेंड है। जो समय है इसमें t बराबर 1/Vd है। चूंकि प्रवाहित धारा I बराबर Q अपान T और I बराबर NaL इंटू E अपान L अपान Vd इक्वल टू I, क्योंकि इसके बराबर ये लिख सकते हैं इक्वल टू NaL इंटू VdL अपान L, ठीक है ना। इसको हम लोग इसके बराबर पूरा लिख सकते हैं। यही धारा और अनुगमन के वेग में क्या है? संबंध है। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके पास बुक होगी, आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, उसमें से अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग को रट डालिए। कुछ मत करिए, जो आपके पास बुक है, किताब है, उसमें से रट डालिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023
के लिए केवल और केवल अब आपके पास बहुत ही कम डेज बचे हुए हैं और इन्हीं कम दिनों में आपको अच्छा नंबर दिलाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।